स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल सरा फाउंडेशन पे। हम लोग क्लास 8 के एनसीईआरटी को देख रहे हैं। अभी तक हम लोग क्लास 8 के एनसीईआरटी में पढ़े थे पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध आप लोग देखे थे, कब हुआ था? 1757 में। चीज़ों को रिकॉल करते रहिए, जैसे जैसे हम कुछ बोलेंगे वैसे वैसे आप लोग रिकॉल करते रहिएगा, जिससे चीज़ें थोड़ी याद रहेगी। पलासी के बाद राजा हुए कठपुतली शासक, उसके बाद बक्सर में ये कन्फर्म हो गया कि अब ब्रिटिश सरकार को हटाना मुश्किल है। अब ये हमारे देश पे लंबे समय तक शासन करेंगे। अब हम एनसीईआरटी में आगे बढ़ते हैं। एक बात हम आपको बोलना चाहते हैं, एनसीईआरटी क्यों महत्वपूर्ण है? क्या होगा एनसीईआरटी? जब इतने टॉपिक हम लोग पढ़ लिए हैं फिर भी एनसीईआरटी क्यों? देखिए, आज के समय में या पहले भी समय में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में सीधा सवाल एनसीईआरटी से आता है। अगर एनसीईआरटी को हम आराम से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को लेके चलेंगे, तो चीज़ें हमारे के लिए आसान होगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि चीज़ों को जल्दी से जल्दी कवर अप करने के लिए, कि आप लोग का भी कवर अप अच्छे से हो जाए और आप लोग समझ के चीज़ों को आगे बढ़ें। तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी के टॉपिक को। हम लोग आज कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। मतलब अब क्या था कि इनको नवाब की आवश्यकता नहीं थी। अब खुद सोचे कि दूसरे को नवाब बनाना अच्छा है कि हम लोग खुद नवाब बन बैठे। तो आगे बढ़ते हम लोग पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं नवाब बनने का क्या मतलब था। इसका मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इनके कुछ और फ़ायदे भी थे। कंपनी हर कर्मचारी को नवाब की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा था। सही बात है कि जैसे समय बढ़ेगा लालसा बढ़ेगा और सब लोग अपने आप को नवाब समझने का कोशिश करेगा। पलासी के युद्ध के बाद, जैसे हम पलासी बोलेंगे आप सीधे जो रिलेट कीजिए 1757 से एकदम। अगर वर्ड्स को रिलेट करते रहेंगे तो हिस्ट्री समझना बहुत आसान हो जाएगा। पलासी के उधर बंगाल का असली नवाबों को इस तरह के लिए बात कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। सीधी सी बात है कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं तो अब हम दबाव बनाना शुरू करेंगे। तो क्या चाहिए था? तोहफा चाहिए था, निजी तौर पर तोहफे मतलब गिफ्ट्स। तोहफे चाहिए, गिफ्ट चाहिए इनको। भैया गिफ्ट भी मांग के ले रहे हैं, पैसा भी चाहिए इनको। खुद रॉबर्ट क्लाइव क्या गवर्नर था वहाँ का, जो प्लासी के युद्ध में मद्रास में था। प्लासी युद्ध के टाइम प्लासी के युद्ध का नेतृत्व कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब इंग्लैंड से मद्रास, मतलब वर्तमान का चेन्नई, आया था तो उसकी उम्र महज 18 साल थी। और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो यहाँ उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर होगी। सोच लीजिए कि किस प्रकार से उसकी दौलत में इजाफा हुआ। सामान्य लोगों की दौलत में इस प्रकार से इजाफा नहीं हो सकता है। इसकी इजाफा कैसे होगा? ऐसा कौन सा कारण? ऐसा कुछ नहीं था कि एकाएक क्लाइव साहब को एकदम रुपया आने लगा, नोट छपने लगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगा। तो आगे पढ़ते हैं किस प्रकार की गड़बड़ी होगी, क्या होगी। दिलचस्प बात है, गवर्नर अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैल रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया। अब देखिए, गवर्नर साहब को दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार खत्म करना है, लेकिन 1772 में ब्रिटिश सांसद उन पर खुद भ्रष्टाचार को आरोपों पर गहराई सफाई देनी पड़ी। तो जिसको हम लोग भ्रष्टाचार रोकने बोले गए, वही भ्रष्टाचार का आरोप, उसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। मतलब बात यह होगी, जिसको दूध का रक्षा करने के लिए हम दिए गए, वही दूध में पानी मिलाकर बेच रहा है। तो वही जिसको जो संपत्ति दिया, चोर को ही संपत्ति की रक्षा करने के लिए बोल देगा। लेकिन भ्रष्टाचार आप उनकी कुछ संपत्ति, कुछ बहुत ज़्यादा संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद पाया गया। मतलब सस्पेक्ट था कि इतना संपत्ति कैसे हुआ। भ्रष्टाचार आरोप में बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उन्होंने आत्महत्या कर ली। सही बात है कि आप गलत काम करेंगे तो इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत के निवाला बन गया था। मतलब बहुत दिक्कत हुई
कि संपत्ति इकट्ठा नहीं की, और बीमारी के कारण मतलब होता है क्लाइमेट चेंज होता है, ब्रिटेन से भारत आए, क्लाइमेट चेंज में किसी बीमारी पड़ी, और कुछ लोग इतना ज़्यादा लड़ाई हुआ था जिस कारण मर गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्टाचार और बेईमान मानना सही नहीं हुआ। सही बात है कि दुनिया में सब लोग अगर बेईमान हो गए तो दुनिया चल नहीं सकता है, इसलिए सब लोग बेईमान नहीं हो सकते हैं। इस बात को समझना है कि सब लोग बेईमान कभी नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ लोग ईमानदार हो गए तभी ये समाज, ये दुनिया चलती है। इसे सबसे बड़ी इच्छा बस यही रही कि भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम से ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए वह आलीशान जीवन जिया, जो भारत आए कमाए वापस लौट गए ब्रिटेन। जो जिंदा लौट गए वो बहुत इज्जत का ज़िंदगी वहाँ पे जिए, जो मर गए सो बात ख़त्म हो गया। तो वहाँ के लोग उन्हें नवाब कहते थे, या भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। मतलब होता है कि हम नवाब बोले तो आप एकदम इंग्लिश से एक्सेंट में, मतलब ब्रिटेन जैसे बोलते हैं उसको नवाब जैसे बोले, जैसे किसी को बोलते ना रोहित रोहित, तो ऐसी चीज़ों को क्या था इंग्लिश एसेंट आ जाता है, तो नवाब बन संक्रमण गया। उन्हें लोग अक्सर बड़े अमीर और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटक और कार्टून में इनका मजाक भी उड़ाया जाता था। सही बात है, उस समय नाटक और कार्टून से इनको मजाक भी उड़ाया जाता था कि भैया अद्भुत दौलत कमा लिए हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और ये अपने आप को बहुत दौलतमंद समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपनी का फैलता शासन। सही बात है कि आप 1757 प्लासी का युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध 1764, सीधे दो बड़े युद्ध को जीतने के बाद कंपनी का मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, अफसरों का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि उनके विपक्ष में, उनके प्रतिस्पर्धा में कोई नहीं रह गया, तो कंपनी का शासन जरूर फैलेगा। तो यदि हम 1757 से 1857, यहाँ पे एक चर्चा है 1857 का 100 वर्ष का, 1857 की क्रांति है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रांति, 1857 की क्रांति। यार इसका अलग टॉपिक है, इसको पढ़ाया जाएगा, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। 1857 की क्रांति, किस प्रकार अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे भारतीय राजाओं को अलग अलग नीतियों से उनको हटाया गया। इसी युद्ध में आप कई बार सुने होंगे झांसी की रानी के बारे में। झांसी की रानी इसी युद्ध में मारी गई थी। आगे बढ़ते हैं। इस ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले उन्हें राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। सीधी सी बात है, किसी को हराना तो साम दाम दंड भेंट तीनों सब कुछ अपनाना पड़ता है। तो राजनीतिक भी अपनाए, आर्थिक बनाए, कूटनीतिक बताए। बक्सर की लड़ाई देखिए, यहाँ बक्सर 1764 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी याद कीजिए, अंग्रेज के बीच और संयुक्त सेना के बीच हुई थी। संयुक्त सेना में कौन कौन लोग थे आप लोग एक बार बताइए। संयुक्त सेना में कौन कौन लोग थे? मीर कासिम साहब थे, बंगाल के पूर्व नवाब, और कौन थे? अवध के नवाब, क्या नाम है उनका बताइए, अवध के नवाब जी का क्या नाम है? शुजाउदौला। शुजाउदौला, शुजाउदौला। शुजाउदौला। और एक और महत्वपूर्ण शासक थे, कौन थे? मुगल शाह आलम द्वितीय। आप हमको एक बात बताइए आप लोग कि बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको पता है, कल पढ़ाया गया आपको, लास्ट क्लास में बताया गया था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हुई थी, और कब हुई थी? 1765 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। वे कंपनी
कि राजनीति और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा और उनके आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी अधिकार भारतीय राज्यों के भीतर मामलों को दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पे होगा, किसे बैठाया जाएगा, इन सभी चीज़ों पर भी कंपनी के अफसर ही तय करते थे। सीधी सी बात है कि कौन आएगा, कैसे आएगा, कौन बैठेगा, क्या करेगा, सबका फैसला अब ब्रिटेन लोग ही करने लगे थे। सीधी सी बात है कि सब कुछ उनके हाथ में होने लगा था, तो अब मोनोपोली उनका बढ़ने लगा था। इसी के साथ एक और चीज़ आती है सहायक संधि के रूप में। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को एकदम आप समझ के रखिए। सहायक संधि, सहायक संधि लाया किसके द्वारा गया था? संधि में हर शिकार होता है भाई। संधि लाया किसके द्वारा था? नोट डाउन जरूर कर लिया जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। कई बार एक क्वेश्चन कई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, सहायक संधि किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। वेलेस्ली के द्वारा। वेलेस्ली के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको एकदम इंपॉर्टेंट कीजिए, एकदम लीजिए, हम रेड मार्क कर रहे हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। सहायक संधि किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली कौन थे? तो गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल जी थे, गवर्नर जनरल। कब से कब तक भारत में रहे? तो इसको भी याद रखिएगा, 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत में गवर्नर जनरल बन के रहे। बहुत इंपॉर्टेंट पद हुआ करता था। लाए कौन थे? वेलेस्ली द्वारा। लेकिन भारत में इसका प्रयोग कौन किया था? इस नीति का भारत में प्रयोग किए थे डुप्ले के द्वारा। सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर द्वारा इसका उपयोग किया गया था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। क्या कहते हैं? इस नीति का प्रयोग भारत में सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया था, क्योंकि ये बहुत विस्तृत पैमाने पर और एक व्यवस्थित रूप से लागू किया गया था। तो इसका श्रेय वेलेस्ली को जाता है। मतलब इस सहायक संधि को बहुत व्यवस्थित तरीके से करते हैं वेलेस्ली साहब, इसलिए इनका नाम वेलेस्ली के नाम पे ही रखा जाता है। इसमें होता क्या था? इसमें होता क्या था कि भैया सब कुछ हम करेंगे, सेना का रख रखाव सिर्फ पैसा देने का काम आप कीजिएगा, सिर्फ राज और राजवाड़ा करेंगे। जैसे ब्रिटिश सेना का तैनाती राजा में कर दिया गया, उसका रख रखाव का खर्च सब राजा उठाता था। उसके दरबार में ब्रिटिश अधिकारी तैनात कर दिए गए। सोचिए, सेना उसका, खर्च मेरा, दरबारी में मेरा अफसर, उसका अफसर भी है, सारा फैसला वही कर रहा है, तो आंतरिक मामलों का फैसला भी वही करता था। इसी को सहायक संधि कहते हैं। सहायक संधि क्या, इसको ठगी संधि कहते हैं, तो बिना चुपचाप करके ऐसा काम किया। यहाँ पे लिखा हुआ लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली द्वारा 1718 में गवर्नर बना था। उस समय अवध का नवाब 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के पैसे अदा करने के चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के कई इलाकों को छीन लिया गया। देख लिए, शुरुआत हो गया छीनने का। बस यही चीज़ चला हम लोग को, और सहायक संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। रेजिडेंट की ताकत क्या थी आप लोग पढ़ेंगे। रेजिडेंट की ताकत क्या थी? कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक जेम्स मिल ने यह कहा था। जेम्स मिल के बारे में हम लोग पहले भी चैप्टर में पढ़े थे, कहा था। इसको थोड़ा देखेंगे हम लोग, इम्पॉर्टेंट है। चीज़ों को जरूर, बुक को बार बार पढ़िए। इम्पॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी के बुक को जितना बार रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इन सबों के बीच एक छोटा सा काम हम लोग करते हैं कि एक बार कल की क्लास को रिवीजन करते हैं। 1707 औरंगजेब, 1717 में फ़र्रुखसियर द्वारा क्या कर दिया गया, अंग्रेज को अधिकार दिया महज 3000 रुपया में। फिर 1717 मुर्शीद कुली खां बंगाल के दीवान थे, सूबेदार थे बंगाल के। उसके बाद 1740 में
अलवर्दी खां आते हैं। इसके बीच में 2 और शासक आते हैं। अलवर्दी खां आते हैं। अलवर्दी खान सूबेदार बनते हैं। अलवर्दी खां सूबेदार बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनके मरने के बाद 1756 में उनका नाती, मतलब उनकी छोटी बेटी का बेटा सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। बंगाल का नवाब बनता है। उससे कोई खुश नहीं था, तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी युद्ध ऐसे ही नहीं होता है। प्लासी युद्ध के लिए सिराजुद्दौला ने क्या कहता, पोर्ट विलियम के पे जाके हमला किया था और जीत लिया था। ब्लैक हॉल की घटना हुई थी जिसके जस्मिंदीद थे हॉलवेल। उसके बाद 1757 प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के बाद फिर 1757 में मीर जाफ़र शासक बनते हैं। और 1760 में मीर जाफ़र का दामाद शासक बनता है, जो बल्हा पुसला के अंग्रेज़ों से अपना शासक के रूप में बनते हैं। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। यही युद्ध सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। बक्सर का युद्ध भारत में अंग्रेज़ की सत्ता को बहुत ज़्यादा मजबूत किया, क्योंकि ये सत्ता में 3 लोगों को हराया गया, मुग़ल, बंगाल के नवाब और अवध। जब 3 बड़े राज्य को हरा दिया जाएगा तो स्वाभाविक है कि सत्ता पर आसीन हो ही जाएगा लोग। तो इसी के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं। आज की क्लास को कब ख़त्म करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बारे में, और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ संधियाँ भी हुई थी उनके बारे में हम लोग देखेंगे। आप लोग से उम्मीद करते हैं क्लास को पूरा देखा कीजिए। क्लास को पूरा देखने से चीज़ें समझ में आती है। आज का क्लास बस इतना था कि एनसीईआरटी को पढ़ना। आज के समय में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए हम बार बार आग्रह करें कि एनसीईआरटी को पढ़िए। और अभी भी कोई शब्द आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम बार बार बोल रहे हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं, व आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जिससे हमको समझ में आएगा ये चीज़ आपको समझ में नहीं, उसका हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को ये भेजिए कि एक अच्छे तरीके से क्लास को किया जा रहा है, जिसमें हिस्ट्री को आसानी से लाया जा रहा है। थोड़ा सा आपको प्रमोशन करना पड़ेगा अगर अपने दोस्तों को अच्छे क्लास में पढ़ाना है तो। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी को आगे बढ़े। टीपू सुल्तान बहुत बड़े शासक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे शेर मैसूर भी कहा जाता था। बहुत बहुत धन्यवाद।